हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल का क्विकली रिवीजन कर लेंगे हम लोग। कल हम लोग बात किए थे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए विश्व शतरंज दिवस के बारे में। तो 20 जुलाई को यानी आज ये मनाया जा रहा है। पेरिस में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में ने अजीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु स्टेट जो है ये शीर्ष पर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग देखिएगा कल की वीडियो और इसको तैयार कर लीजिए। मैंने आपको एक पोस्ट में भी इसकी डिटेल्स दी हुई थी, तो यूट्यूब कम्युनिटी पर जाकर पोस्ट भी पढ़ लीजिएगा। अभी हाल ही में चाइना ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया गया। इसके अलावा चाइना, रसिया और ईरान इन तीनों देशों के बीच में सुरक्षा बॉन्ड 2023 नाम से एक अभ्यास हुआ। अभी हाल ही में प्रमोद राव को वित्त मंत्रालय ने IFSCA बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी यानी ADEX की मेजबानी करेगा दक्षिण कोरिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो होगा। और अभी हाल ही में केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हो गया है। अब ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड ब्रेन डे दोस्तों ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई को मनाया जाएगा ये दिवस। देख रहे हो आजकल हम लोग 1-2 दिन एडवांस में चल रहे हैं दिवस के मामले में। तो वर्ल्ड ब्रेन डे ब्रेन के बारे में, ब्रेन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, मस्तिष्क संबंधित जो विकार होते हैं, रोग होते हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, साथ ही साथ मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखना है, मजबूत रखना है, इसके बारे में भी लोगों को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रहे, विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। और मस्तिष्क से संबंधित एक रोग होता है अल्जाइमर। ठीक है, तो अल्जाइमर रोग जो होता है ना, ये बेसिकली एक भूलने वाली बीमारी होती है। इसमें धीरे धीरे लोगों को चीजें भूलने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है जब याददाश्त ही चली जाती है। तो अल्जाइमर के लिए भी एक दिवस मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर डे। वो मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो वो भी दिवस याद रखिएगा, यहीं से लिंक कर लीजिए दोनों। ठीक है, ये 22 जुलाई को, 2 महीने के बाद लगभग में ये 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस। क्लियर है, याद रहेगा। इस बार की थीम रखी गई है दोस्तों वर्ल्ड ब्रेन डे की, ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी लीव नो वन बिहाइंड। थीम भी इंपॉर्टेंट है। अब यह दिवस 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई को ही 1957 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना हुई थी, WFN की स्थापना हुई थी। इसी वजह से यह दिवस 22 जुलाई को चुना गया। अच्छा, WFN का हेडक्वार्टर है दोस्तों लंदन में और इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर वोल्फगैंग ग्रेसोल्ड। अगला, यहां पर प्रमुख दिवस दिए गए हैं, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग बढ़ेंगे आगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? देखो ये आ गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही मैंने जो इंडेक्स और रैंकिंग की वीडियो बना करके आपको दी थी, उसमें मैंने बताया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जुलाई में ही जारी होना है, तो वो चेंज होगा रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि ये साल भर में ना 2 बार जारी होती है, साल में 2 बार ये रिलीज किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। एक तो जनवरी महीने में और एक जुलाई महीने में। तो अभी तक जो था जनवरी महीने में जो लॉन्च किया गया था, उसके अनुसार भारत की रैंक 85 चल रही थी। लेकिन अब जुलाई में जो ये नई रिपोर्ट आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, इसके अनुसार भारत की जो रैंक है वो हो गई है 80वीं। ये बहुत जबरदस्त रैंक पर आ गया है भारत, समझ लो 85वें से 80वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो अभी तक का दूसरा सबसे बेटर स्कोर रहा है। फिलहाल इस बार टॉप पोजीशन जो है ना वो चेंज हो गया है। पिछले 5 सालों से जापान ही टॉप पर चल रहा था, लेकिन इस बार टॉप पर आ गया है सिंगापुर जो है ये टॉप पर आ गया है और जापान खिसक करके तीसरे स्थान पर आ गया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली बताती है कि दुनिया का किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये किस आधार पर बताती है? ये बताता है कि कितने देशों का वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त है उस देश को। वीजा फ्री एक्सेस क्या होता है? जैसे अभी आप देखो सिंगापुर की बात करें तो इसको 192 वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप इन 192 देशों में ना बिना वीजा बनवाए जाकर के एक्सेस प्राप्त कर सकते हो।
तो वीजा फ्री एक्सेस है ये, ठीक है। आपके पास पासपोर्ट सिंगापुर का है तो आप घूमिए टहलिए, दुनिया भर के 192 देशों में आप जाकर के बिना वीजा बनवाए जा सकते हो, इसीलिए ये टॉप पर है। सेकंड पर दोस्तों देखो, जर्मनी, इटली और स्पेन तीनों को रखा गया है, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज के पास 190 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस है। तीसरे स्थान पर इस बार आ गया है जापान। अभी तक पिछले 5 वर्षों से ये टॉप पर रहा करता था, पिछले 5 सालों से ये टॉप पर था। तो 189 वीजा फ्री एक्सेस के साथ ये तीसरे पर है। भारत, टैगो और सेनेगल, ये तीनों देश जो हैं 80 स्थान पर रखे गए हैं, 80वें स्थान पर। 57 वीजा फ्री एक्सेस है क्योंकि इनके। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे एक टाइप का क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि भारत कितनी रैंक पर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, छोटे एग्जाम के लिए। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो पूछ लेगा कितने देशों का वीजा फ्री एक्सेस है भारत को, और अच्छे से लेवल अगर बढ़ाएगा एग्जामिनर तब फिर पूछ लेगा कि भारत किन किन देशों के साथ 80वां स्थान अपना रखता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तब आप बताएंगे टैगो और सेनेगल के साथ। क्लियर है, याद रहेगा। चलो, अमेरिका कौन से स्थान पर है, अमेरिका है दोस्तों 184 वीजा फ्री एक्सेस के साथ 8वें स्थान पर। अभी 10 साल पुराना ले लो इतिहास, तो 10 साल पहले तक अमेरिका ही टॉप पर रहा करता था, लेकिन अब देखो 8वें स्थान पर है। सबसे लास्ट पर अफगानिस्तान, देखो अफगानिस्तान ये सबसे लास्ट पर रहेगा लगभग हर एक रैंकिंग में, चाहे कोई आतंकवाद वाला कोई अगर रैंकिंग आती है, शांति वाली रैंकिंग आती है, खुशहाली वाली रैंकिंग आती है, लगभग ये सब में लास्ट पे ही रहता है, ठीक है ना। तो 27 वीजा फ्री एक्सेस है, मतलब अफगानिस्तान का पासपोर्ट है आपके पास, तो केवल और केवल 27 देश ऐसे हैं जो इनके मिले जुले मित्र वाले ही हैं, वहीं पर जा सकते हो बिना वीजा के। अगला, अच्छा लास्ट 4 पर पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान सीमा हैदर वाला। अगला, जुलाई 2023 में किस राज्य में चचिन चराई महोत्सव मनाया गया, तो चचिन चराई महोत्सव दोस्तों ये अभी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में चचिन चराई महोत्सव बेसिकली ये चरवाहों के द्वारा मनाया जाता है। वहां पर बहुत ही फेमस मोनपा जनजाति रहती है दोस्तों, मोनपा जनजाति याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन और पूछा भी जाएगा आगे भी कि मोनपा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति के द्वारा अभी चचिन चराई महोत्सव मनाया गया। ये बेसिकली वहां पर बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में ये मनाया जाता है। 14 और 15 जुलाई को अभी ये मनाया गया है, ठीक है। तो 100 चरवाहे और याक जो हैं इनके झुंड ने हिस्सा लिया है। तो बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में ये अरुणाचल प्रदेश में चचिन चराई महोत्सव मनाया गया। अब आया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं। आप देखोगे इंडिया के सबसे पूर्वोत्तर में है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर इसकी राजधानी है, और पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, ये नए राज्यपाल बनाए गए हैं, जब अभी 13 राज्यों के राज्यपाल बनाए गए थे उनमें ये भी थे। इसके अलावा झीलों की बात करें, संगेस्तर झील है। नेशनल पार्क में नामदफा नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व, ये दोनों बहुत पूछा जाता है। कामलांग टाइगर रिजर्व भी है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी है। नवाचार महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। बोमडिला, यांगयाप, दिफू, ये तीनों दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बुइया, छालो प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 25 जिले हैं, 60 विधानसभा सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है। अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, तो देखिएगा आप, ये असम से शेयर कर रहा है, इसके अलावा नागालैंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ओके। और इधर ये आ जाता है भूटान से अपना बॉर्डर लगाता है, ऊपर चाइना से लगाता है। राजकीय पशु इसका मिथुन है, राजकीय पशु इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजकीय पुष्प है रेटुसा, राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्निबल। आगे, बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैंकॉक में दोस्तों थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित हुआ और इसमें भारत ने टोटल 27 मेडल जीते हैं। भारत 27 मेडल के साथ थर्ड पोजीशन पर रहा मेडल टेबल में, ठीक है ना। और अब तक का सबसे बेहतरीन ये प्रदर्शनों में से एक था भारत का। तो 6 गोल्ड भारत ने जीते हैं, 12 सिल्वर जीते हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बैंकॉक में थाईलैंड में ये आयोजित हुआ था, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, मस्कट इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि मस्कट जो है वो लॉर्ड हनुमान को रखा गया था। भारत 27 मेडल्स के साथ तीसरे स्थान पर रहा मेडल टेबल में। अगला, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इसके नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए, तो दोस्तों अभी हाल ही में राजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है एसबीआई कैप्स का नया एमडी और सीईओ। एसबीआई कैप्स यानी एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड। तो यहां पर देखिए बिजनेस लाइन का आर्टिकल है आपके सामने, राजय कुमार सिन्हा टेक्स चार्ज एज एसबीआई कैप चीफ।
किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं अमिताभ चटर्जी की जगह पर, जो अभी तक थे यहाँ पर, ठीक है। तो अब एसबीआई कैप्स के होंगे। अभी कुछ दिन पहले एसबीआई कार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। एसबीआई कार्ड के सीईओ कौन है? अभिजीत चक्रवर्ती। एसबीआई के अगर सीईओ पूछा जाए तब कौन है? एसबीआई के अध्यक्ष पूछा जाए, चाहे सीईओ कहिए चाहे अध्यक्ष कहिए, तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा, ठीक है। एसबीआई की स्थापना देखो, एसबीआई जो है ना, ये 1955 में स्थापित हुआ था 1 जुलाई को, ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और मैंने आपको बताया था एसबीआई कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। और यहाँ पर देखो एसबीआई कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, ये भी एसबीआई का ही एक यूनिट है, समझ लो। और उसके नए अभी एमडी बनाए गए हैं राजीव कुमार सिन्हा। अगला, जुलाई 2023 में अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं? तो दोस्तों अमेरिका ने अभी इसी महीने में भारत को 105 कलाकृतियां, जो ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं, वो सौंपी हैं। सौंपी हैं मतलब वापिस की हैं। क्यों वापिस की हैं? अमेरिका के पास कैसे आई? तो देखो बहुत बार ना क्या होता है कि मूर्तियां चोरी हो जाती हैं और स्मगल करके उन्हें विदेशों में बहुत महंगे महंगे प्राइजेस में बेचा जाता है। बाद में जब वो पुलिस द्वारा जब्त की जाती हैं तो म्यूजियम वगैरह में रखवा दी जाती हैं। और जब ऐसी कोई विजिट होती है, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे यूएस में, तो यूएस विजिट किए, उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर ये सभी मतलब सांस्कृतिक आदान प्रदान धरोहरों का हुआ और उसमें वो डील के बाद ये लौटाई गई मूर्तियां, ठीक है, जो जब्त की गई थी, जो पुलिस द्वारा मतलब जांच में पकड़ी गई थी मूर्तियां, जो पता लगा कि ये भारत की मूर्तियां हैं, भारतीय कल्चर की हैं, तब उनको लौटाने का फैसला लिया है। और अभी तक देखो 273 से ज्यादा मूर्तियां अमेरिका लौटा चुका है भारत को। भारत को लौटाने की मूर्तियों की परंपरा 2016 से शुरू हुई। पहली बार 2016 में अमेरिका ने मूर्तियां लौटानी शुरू की थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां से मूर्तियां अब वापस में भारत आ रहे हैं। तो फिलहाल दूसरी और तीसरी ये शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं और 19वीं शताब्दी ईस्वी तक कुल 105 पुरावशेष हैं। केवल मूर्तियां ही नहीं हैं, इसमें बहुत सारे अवशेष हैं भारत के, ठीक है। तो ये अमेरिका जो है भारत को दोबारा से सौंप रहा है। अभी तक 278, सॉरी मैंने 273 बताया, 278 सांस्कृतिक कलाकृतियां वापस आ चुकी हैं। सबसे पहले 2016 में आई थी। क्लियर है? अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर, ठीक है, ये रूस में है, रूस में भारत के राजदूत हैं। अगला, भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स शुरू किया गया? तो देखो भारत और इंडोनेशिया, अभी इन दोनों के बीच में ना एमपीएक्स हुआ है। एमपीएक्स यानी कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। कुछ दिन पहले ही अभी हुआ था समुद्र शक्ति, दोनों के बीच में समुद्र शक्ति हुआ था, बताया था मैंने। तो अब देखो समुद्र शक्ति के बाद एमपीएस हो रहा है। तो इंडिया इंडोनेशिया नेवल शिप जो है ये कंडक्ट कर रहे हैं ज्वाइंट एक्सरसाइज इन जकार्ता। कहां पर हो रहा है? जकार्ता। जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी, अब तो यहाँ की राजधानी नई हो गई है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया गया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज ये बायलेटरल है। समुद्र शक्ति अभी हुआ था कुछ दिन पहले ही, ठीक है। समुद्र शक्ति कहाँ हुआ था? ये साउथ चाइना सी में हुआ था, ठीक है, दक्षिण चीन सागर में, ये भी आप याद रखेंगे। फिलहाल इसमें जो एमपीएक्स हुआ है, इसमें आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता शामिल हुआ है। आईएनएस सह्याद्री जो है ये अपना स्टील फ्रिगेट है, जबकि आईएनएस कोलकाता एक स्टील विध्वंसक है। दोनों ही मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। आगे अब कुछ और जो सैन्य अभ्यास आए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे भी कल हम लोगों ने बात किया था सुरक्षा बॉन्ड के बारे में, चाइना रसिया और ईरान के बीच में। उससे पहले हम लोगों ने भारत मंगोलिया के बीच में बात किया था कि नोमैडिक एलिफेंट हुआ, ठीक है, उलान बतौर ये मंगोलिया में ही है। साल्वेक्स हुआ भारत अमेरिका के बीच में। जिमेक्स जापान भारत। रणविजय ये भारतीय वायुसेना ने प्रयागराज में किया। आग्नेयस 1 ये इंडियन आर्मी ने किया लद्दाख में। खान क्वेस्ट जो है ये मंगोलिया में हुआ, मल्टीनेशनल है। एक्स एक्वेरियन ये भारत मालदीव में चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। समुद्री साझेदारी अभ्यास देखो भारत फ्रांस और यूएई में हुआ, ओमान की खाड़ी में। एक था भारत मालदीव समुद्र शक्ति, देखो यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था और ये दक्षिण चीन सागर में हुआ। दक्षिण चीन सागर में यहीं पर लिख लीजिएगा, दक्षिण चीन सागर, ठीक है ना। और इसके अलावा बुलंद भारत ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ, भारतीय सेना ने किया। AIME ये सिंगापुर में हुआ। अगला, हाल ही में किस देश ने हवासोंग 18 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की? तो दोस्तों इसको लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया, वो मिसाइल के बारे में अगर बात आएगी तो नॉर्थ कोरिया लगाइएगा, ठीक है। जब भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात आए
और कोई मिसाइल टेस्टिंग वगैरह की बात आए तब आप उत्तर कोरिया लगा दीजिएगा आंख बंद करके। और अगर कोई टेक्नोलॉजी, कोई डेवलपमेंट, कोई ऐसा कोई बात आए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप आंखें बंद करके दक्षिण कोरिया लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर है किम जोंग उन भैया। तो नॉर्थ कोरिया जो है ये मिसाइल का टेस्टिंग लगातार करते रहता है। जनता चाहे भले ही भूखे मर जाए, लेकिन ये लोग एक तानाशाह देश है, बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। तो ये स्थिति है कि अगर जनता जो है वो किम जोंग उन के जो माता पिता रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर अगर रोती नहीं है ठीक से तो गोली मरवा दिया जाता है। फिलहाल ह्वानसोंग 18 के बारे में बात करेंगे। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार ये सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन वाला ये पहली बार पहला उत्तर कोरियाई मिसाइल है। और इंटरकॉन्टिनेंटल है, इसका मतलब क्या, अंतर महाद्वीपीय। मतलब जब कोई मिसाइल इतनी रेंज की हो जाती है कि वो एक महाद्वीप से कवर करके दूसरे महाद्वीप को भी कवर कर लेती है, ठीक है, तब उसे कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल मतलब कि जो भारी भरकम मिसाइल होती है, जो ज्यादा पेलोड ले जा सकती है। क्रूज मिसाइल जो होती हैं वो हल्की और छोटी मिसाइलें होती हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल ये बल्कि होती हैं और ज्यादा पेलोड ले जा सकती हैं। तो इंटरकॉन्टिनेंटल है ये, बैलिस्टिक मिसाइल है ये। तो एक तो मतलब ज्यादा रेंज की होगी। कितनी रेंज है? 5500 किलोमीटर की रेंज है। भारत में ऐसी ही है इतनी रेंज की अग्नि 5, ठीक है, अग्नि 5 अपने पास जो है उसकी भी रेंज 5500 किलोमीटर के आसपास में ही है। फिलहाल ये जो है बनाया गया है, ये पहली बार ठोस प्रणोदक का यूज करके बनाया गया है, इस वजह से ये ज्यादा चर्चे में है। नाम है इसका हवासोंग 18, नॉर्थ कोरिया ने इसे लॉन्च किया है। अब देखो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किन किन देशों के पास है, तो दुनिया भर में केवल और केवल 8 देश ऐसे हैं जिनके पास आईसीबीएम मिसाइल है। आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नॉर्थ कोरिया, रसिया, अमेरिका, फ्रांस, यूके, चाइना, इंडिया और इजराइल। ठीक है, अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक जारी किया गया? ये हाल ही मतलब हाल ही है, ठीक है, हाल ही में ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक पुस्तक जो है इसको लिखा है माइकल एस्क्रॉफ्ट ने। किसने? माइकल एस्क्रॉफ्ट ने। गलती से ऋषि सुनक मत लगा दीजिएगा। ऋषि सुनक जो है ना, ऋषि सुनक जो है ये कौन है? ये इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है ऋषि सुनक के ऊपर, ठीक है, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जानते हो। तो इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी है माइकल एस्कॉट ने। माइकल एस्कॉट ने बताया है कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कैसा जीवन रहा है अभी तक, ठीक है, भारतीय महिला से शादी किए ये, उसके बाद फिर वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने आगे चल करके। आपको पता हो कि इनकी जो वाइफ हैं वो भारत में जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस कंपनी तो आप जानते ही होंगे, उसके जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी, उनकी बेटी हैं, उनके ये दामाद हैं, नारायण मूर्ति के दामाद हैं ऋषि सुनक, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और जैसे सुधा मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति के भी कह सकते हो क्योंकि नारायण मूर्ति की वाइफ है वो। ओके, तो फिलहाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। पिछले दिनों में कौन कौन सी पुस्तकें आई थी? जैसे अभी प्रिज्म आई थी विनोद मंकारा की, कलर्स ऑफ डिवोशन आई थी अनिता भरत शाह की, माया मोदी आजाद ये सुधा पाई और सज्जन कुमार ने लिखा था, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई ने लिखा था, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर अशोक कुमार भट्टाचार्य ने, और ए लाइफ वेल स्पेंट सतीश चंद्रा ने लिखा था, मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट अश्विनिंदर सिंह ने लिखा, नालंदा अभय के की पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ ये शांतनु गुप्ता की पुस्तक, द पावर ऑफ वन थॉट बीके सिवानी की पुस्तक। देखो आप लोग के लिए ना इतना रिवीजन पॉइंट लाया जाता है कि अगर आप लोग डेली बने रहोगे और डेली अगर आप ये लोग रिवाइज करते रहोगे ये सारी चीजें ना, तो करंट अफेयर बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप डेली रेगुलरिटी बनाए रखा करो। थोड़ा सा लेट में मेरी वीडियो आती है, सबसे बाद में ही आती है, लेकिन कंटेंट में कभी कमी नहीं रखा जाता है। कंटेंट आपको भरपूर दिया जाता है और जितना दिया जाता है वो इनफ है समझो। ठीक है, मतलब फालतू का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, टू द पॉइंट बात होती है और इम्पोर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो आप जो है रेगुलर बनाए रखिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए और रोजाना वीडियो देखिए, कोशिश कीजिए दिन भर में कभी भी टाइम निकालो, कोई जरूरी है यार सुबह उठो तभी देखो वीडियो, है ना। दिन भर की न्यूज ही तो है, आपको अगर बाद में टाइम मिल पाता है कभी भी निकाल पाओ दिन भर में 20 मिनट, तो आप निकाल करके पढ़ो। हाँ मानते हैं सुबह पढ़ने से थोड़ा मतलब कुछ लोगों की आदत होती है सुबह पढ़ने की, लेकिन देखो बनाने में कंटेंट ये सब सही चीजें इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए अब थोड़ा सा लेट हो जाती है वीडियो, और कोशिश तो मेरी पूरी रहती है क्योंकि भाई मेरा भी नुकसान होता है, सुबह अपलोड करने से ज़्यादा व्यूज आते हैं, लेकिन कोशिश पूरा रहता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया करो।
वीडियो में कंटेंट में कभी कमी नहीं मिलेगी और ये मैं दावा करता हूं कि 100% क्वेश्चन मैं आपको हर एक एग्जाम में बढ़ा करके दिखाता हूं। आप कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लो, हमारी वीडियोस देख लो, डे बाय डे मैं बता सकता हूँ कौन सा क्वेश्चन किस दिन पढ़ाया गया है। ठीक है, ये चीजें आप मैच करा सकते हो और आपके जो सीनियर्स रहे होंगे, जो सिलेक्शन लिए होंगे, आप उनसे भी इस चीज को पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये मैं इसलिए आज बोल रहा हूँ इस चीज को क्योंकि जो है ना, लोग, बहुत सारे लोग केवल व्यूज देख करके आते हैं कि इसके व्यूज कम आ रहे हैं तो मतलब ये खराब पढ़ाता होगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी ये सम्मानित किया गया है SJVN को। SJVN एक कंपनी है, इसको अभी हाल ही में दोस्तों ये सम्मानित किया गया है फर्स्ट प्राइज से, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार से। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। और SJVN के जो प्रबंध निदेशक हैं यानी CMD हैं NL शर्मा, इन्होंने रिसीव किया दिल्ली में। दिया किसने? विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने। अच्छा, दूसरा और तीसरा स्थान किसका रहा? दूसरे पर रहा पावर ग्रिड और तीसरे पर रही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, दोनों ही ये महारत्न कंपनियां हैं। चलिए, तो ये जो है टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज की वीडियो से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए अब हम लोग रिवीजन सेक्शन पर आते हैं। 49वां G7 शिखर सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 से 21 मई को ये आयोजित हुआ, हिरोशिमा जापान में आयोजित हुआ। आपसे पूछा जाएगा जापान के किस शहर में आयोजित हुआ, तो टोक्यो मत लगा देना गलती से, हिरोशिमा लगाइएगा। PM मोदी जी भी यहाँ पर गए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट, क्योंकि भारत तो मेंबर है नहीं G7 का, है ना, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी होती है और इनकी समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है। पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़, इनकी आत्मकथा आई है गट्स अमिड ब्लडबाथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अभी हाल ही में 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। अमेजन वेब सर्विसेज ने 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। बहुत बड़ा निवेश होगा। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। टाटा IPL 2023 में अभी हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने क्वालिफाई नहीं किया। यहाँ पर मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी टीम ने क्वालिफाई किया है, तो ये क्वेश्चन उस टाइम का आया हुआ था। ठीक है, तो 4 टीमें क्वालिफाई करते हैं, आप जानते हो। ठीक है, तो उसमें RCB नहीं थी। कौन कौन टीम थी? तो CSK थी, टॉप पर थी। सेकंड पर था दोस्तों ये गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, उसके बाद फिर लखनऊ सुपर जायंट्स। ये 4 टीमें जो है क्वालिफाई कर पाई थी। विनर रहा था चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, फाइनल चेन्नई और गुजरात के बीच में खेला गया। ईरान ने हेलमंद नदी पर जल अधिकारों के उल्लंघन पर अभी हाल ही में अफगानिस्तान तालिबान को चेतावनी जारी की है। स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमान ईंधन में भारत की पहली वाणिज्यिक ये पुणे से दिल्ली के बीच में उड़ान हुई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, बायोडायवर्सिटी डे। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश जो है, राज्य जो है वो बन गया है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इटालियन ओपन डेलियन मेदवेदेव ने जीत लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जो है इसके मरीजों के लिए 75/25 पहल शुरू की है। भारत और सऊदी अरब के बीच नौ सैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये दूसरा संस्करण था। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और अभी हाल ही में 2025 के विशेष पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नेपाल। अच्छा, PM मोदी जी जो है इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और इन्होंने साल भर में अभी तक कौन कौन से उद्घाटन किए हैं, इस पर एक वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। हो सकता है आज दिन में वीडियो आ जाए, कंटेंट कल ही से तैयार किया जा रहा है। आज अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आज ही ये वीडियो आ जाएगी और जबरदस्त वीडियो रहेगी, उसको आप देखिएगा जरूर। 13वां सुदीरमन कप का खिताब चाइना ने जीता है। 11,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा T20 में। और अभी हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लगातार तीसरी बार प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। 1300 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। ठीक है, आप लोग ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। आपका डेली का डेली 20 क्वेश्चन रिवाइज कराया जाता है और इस हिसाब से आप बेहतरीन ढंग से रिवीजन करते हो। लास्ट डे मैंने पूछा था विंबलडन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन और हार्ड कोर्ट पर US और ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। सेल को 2021 के लिए इस्पात सेक्टर में यानी कि स्टील क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है। इसकी क्विज और PDF आ गई है, आपको MZT ऐप पर मिलेगी।
वहां से जाकर सॉल्व कीजिएगा। आज का क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निर्यात के लिहाज से देश का शीर्ष निर्यातक जिला कौन सा है, ये पूछा जाएगा आपसे, याद रखना। इसके अलावा द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है, ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।